विधानसभा सत्र के पहले दिन क्या हो रहा है, दिल्ली से लौटने के बाद बीजेपी की तस्वीर कितनी बदली और कैसे बदली, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले दिल्ली कोचिंग हादसे पर हो रही सियासत की एक नई तस्वीर आपको दिखाते हैं। दिल्ली में आज बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बैनर पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी चल रही है। बीजेपी इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या करार दे रही है और केजरीवाल सरकार को हादसे का जिम्मेदार बता रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने बीजेपी वर्कर्स को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, एक तरफ बीजेपी है जो आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ही दोषारोपण कर रही है। लेकिन इन सब के बीच जो सोया हुआ सिस्टम था वो फिलहाल जाग गया है और एमसीडी का बुलडोजर एक्शन जो शायद 10-15 दिन पहले ही दिख जाना चाहिए था, जब शिकायतों पर शिकायतें की जा रही थी, अब जाकर जब 3 बच्चे इस नाकाम सिस्टम की भेंट चढ़ चुके हैं, तब जाकर ये जो एमसीडी का बुलडोजर है वो नालों पर जो एनक्रोचमेंट हुआ है उसे हटाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, आम आदमी पार्टी की दफ्तर की तरफ बढ़ रही है, इसलिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है ताकि बीजेपी कार्यकर्ताओं को तितर बितर किया जाए। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रही है ताकि एक सीमित दूरी के बाद बीजेपी कार्यकर्ता आगे ना बढ़ पाए। लेकिन जैसे ही बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश की गई, बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की गई, फोर्सफुली बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश की गई, वैसे ही जो वाटर कैनन है उसका इस्तेमाल किया गया है। वाटर कैनन का इस्तेमाल करके इस भीड़ को यहां से हटाने की कोशिश की गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने की कोशिश की गई है। देखिए, दिल्ली में 3 बच्चों की तो जान चली गई, गुनहगार कौन है ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस आपाधापी में अपनी अपनी सियासत को कैसे चमकाना है ये सियासतदानों को बखूबी पता है। विपक्ष में बैठी बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, सवाल पूछ रही है कि 3 बच्चों की मौत का गुनहगार कौन है ये आप कैसे तय करेंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी है जो ये कह रही है कि दिल्ली सरकार के हाथ तो बंधे हुए हैं, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते हैं। मेरे सहयोगी अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, दिखाइए जरा तस्वीरें, ये प्रोटेस्ट कैसे चल रहा है और कितनी बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठे हैं। देखिए प्राची, आप तस्वीरें देख रही हैं, बैरिकेड के ऊपर सबसे दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो इस वक्त बैठे हुए हैं और उनके साथ युवा मोर्चा के तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो बैठे हुए हैं। तमाम महिलाएं भी आई हुई हैं, चूड़ियां लेकर आई हुई हैं, थाली लेकर आई हुई हैं। खुद वीरेंद्र सचदेवा ने चूड़ियां दिखाकर आम आदमी पार्टी कार्यालय की ओर विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया है। और जो महिलाएं आई हुई हैं वो भी लगातार चूड़ियां दिखा रही है और कह रही हैं कि जो केजरीवाल सरकार है, जिस तरीके से एक के बाद एक भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है और तमाम लोगों की मौत हो रही है। कोचिंग सेंटर में जिस तरीके से हादसा हुआ, उसके पहले भी जिस तरीके से करंट लगने से 2 छात्रों की मौत हुई थी पहले, उसको लेकर के भी सवाल खड़े कर रही है दिल्ली बीजेपी। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 1 करोड़ रुपए के तत्काल मुआवजे की मांग की है कि जो 3 छात्रों की मौत हुई है इस हादसे में, उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए। और इसके साथ आतिशी मार लेना के इस्तीफे की मांग भी की है, क्योंकि जो मौजूदा मंत्री हैं वो आतिशी हैं और आतिशी के इस्तीफे की मांग की है। और जो फायर विभाग है और तमाम सारे जो विभाग है जो नोटिस जारी करते हैं कोचिंग संचालन को लेकर के और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं होती है वहाँ पे उनको देख के चूंकि एनओसी दी जाती है, तो उन तमाम सारे विभागों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप तस्वीरें इस वक्त देख सकती है, आम आदमी पार्टी कार्यालय दिल्ली के बाहर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 2 बैरिकेड दिल्ली पुलिस ने लगाए थे। पहले बैरिकेड में अगर बात करें तो जिस तरीके से पहले बैरिकेडिंग को तोड़ करके दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़े, ये दूसरी बैरिकेडिंग है। जब इसको तोड़ने के लिए वो आगे बढ़े तो उसके बाद दिल्ली बीजेपी के जो तमाम सारे कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई है। और अब आप तस्वीरें देख सकते हैं कि दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा और युवा मोर्चा के जो तमाम सारे कार्यकर्ता हैं उनको अब दिल्ली पुलिस हिरासत में ले रही है और यहाँ से लेकर के जा रही है, हिरासत में लेकर के जाएगी और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद इनको रिहा करेगी। चूंकि जिस तरीके से यह प्रोटेस्ट चल रहा था, दिल्ली बीजेपी लगातार मांग कर रही है आतिशी मार लेना, इस्तीफा दे। केजरीवाल सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसा आरोप दिल्ली बीजेपी लगा रही है और कह रही है कि जिस तरीके से पहले शराब घोटाला आया, उसके बाद अगर बात करें तो एक के बाद एक एमसीडी में भी कई सारे जो भ्रष्टाचार की बातें खुल करके अब सामने आ रही है। और जो दिल्ली सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं वो
ठीक है, तो तस्वीर आप देखिए, तस्वीर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। जो वीरेंद्र सचदेवा हैं, यानी कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, वो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। वही बैरिकेडिंग पर आपको चढ़े हुए नजर आ रहे होंगे। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ महिलाएं भी हैं जो चूड़ी लेकर पहुंची हैं और सीधे तौर पर जो मंत्री हैं आतिशी मारलेना, उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि बैरिकेडिंग क्रॉस ना करें बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, इसलिए वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और अब धीरे धीरे करके जो डिटेनिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। यानी कि बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो बार बार बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अब डिटेन किया जा रहा है, उनको अब हिरासत में लिया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट को खत्म कराने की जो कोशिश है वो की जा रही है। ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है ये आप समझ लीजिए। दिल्ली में 3 ऐसे छात्र हैं यूपीएससी के जो लापरवाही की भेंट चढ़ गए। इसमें लापरवाही सिर्फ एक सिस्टम की नहीं, बल्कि जिस परत दर परत इस मामले में जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ी चूक है। और ये चूक सिर्फ एक मामले पर हो रही है ऐसा नहीं है, पूरे देश भर में या पूरी दिल्ली में ऐसी चूक देखने को मिल रही है। फायर विभाग ऐसे कोचिंग सेंटर को एनओसी दे देता है, बेसमेंट में स्टोरेज की या पार्किंग की इजाजत दी जाती है, लेकिन उस स्टोरेज और पार्किंग की जगह वहां लाइब्रेरी चलाई जा रही है। ये देखने की जहमत सिस्टम का कोई भी नुमाइंदा उठाने की कोशिश नहीं करता है। और जब एक हादसा हो जाता है उसके बाद सारी सियासत जाग उठती है, बच्चों के लिए फिक्र जाग उठती है और सड़कों पर हो जाता है कोरा हंगामा। लेकिन इसका हल क्या निकलेगा? इससे क्या सोया हुआ सिस्टम जाग पाएगा? इससे जो लूप होल्स हैं सिस्टम में, जो नाकाम हो चुका है सिस्टम, क्या वो ठीक हो पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी बुलडोजर पहुंच तो गया है, नालों को साफ तो किया जा रहा है, एनक्रोचमेंट को हटाया तो जा रहा है, लेकिन क्या ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? क्या दिल्ली के उन कोचिंग सेंटर्स पर नजर बनाई जाएगी या उन्हें देखा जाएगा या उनकी जांच की जाएगी जिनमें लाखों करोड़ों बच्चे पूरे देश भर से आके पढ़ते हैं, अपने सुनहरे भविष्य के लिए सपने बुनते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन वहां पैसों के लालच में बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है? क्या उन कोचिंग सेंटर्स को एक बार फिर देखा जाएगा या इस बुलडोजर कार्रवाई के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा? 2 अधिकारियों पर जरूर एमसीडी कमिश्नर ने कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी सवाल यह है कि शिकायत पर शिकायत दी जा रही थी। सिर्फ एक एरिया की बात मैं आपको बता रही हूं जहां पर यह हादसा हुआ है, वहीं पर ओल्ड राजेंद्र नगर में बार बार शिकायत की जा रही थी। 15 दिन पहले शिकायत की गई थी। बच्चे चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम बार बार कह रहे थे एमसीडी को कि यहाँ पानी भरता है, किसी भी दिन कोई हादसा हो सकता है, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, किसी ने जाकर मौके का मुआयना करना तक जरूरी नहीं समझा और उसी का खामियाजा इन 3 छात्रों ने भुगता है जो इस वक्त आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि ये अपने सपनों की राह पर बढ़ना चाहते थे, कोचिंग सेंटर्स पर यकीन कर रहे थे, नियम कानून पर यकीन कर रहे थे, व्यवस्थाओं पर यकीन कर रहे थे, लेकिन इनका यकीन जब टूटा तो इन 3 छात्रों की जान चली गई। और इन 3 छात्रों की जान जाने के बाद एक तरफ स्टूडेंट्स का गुस्सा फूटा है, वो सड़कों पर आए हैं, इस नाकाम सिस्टम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक दूसरे पर जिम्मेदारी ट्रांसफर करने का खेल दिल्ली में बखूबी चल रहा है। बीजेपी विपक्ष में है, आम आदमी पार्टी सरकार पर जाहिर तौर पर सवाल खड़े करेगी और ये पूछा जाएगा कि ये नाकामी कैसे हो गई, ये लापरवाही कैसे हो गई। तो जो सरकार में बैठे हैं वो जिम्मेदारी लेने की बजाय अपने आप को बेबस और मजबूर दिखाने की फाइट में बिजी नजर आ रहे हैं। मंत्री खामोश हैं, इसे डिजास्टर बताया जा रहा है। सवाल ये है कि इन बच्चों की मौत का गुनहगार कौन है? तो एक तरफ दिल्ली में बवाल बढ़ता जा रहा है, वहीं यूपी की पॉलिटिक्स में भी संग्राम मचा हुआ है। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है। यूपी बीजेपी में पिछले कुछ दिनों से चल रहे सियासी हलचल और राजनीति अटकलों को बड़ा विराम लग गया है। सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम मंच साझा करते दिखे, एक साथ सदन की कार्यवाही में शामिल हुए, सदन के अंदर बने समीक्षा रूम के उद्घाटन में भी साथ दिखे। दिल्ली के ऑर्डर का लखनऊ में असर दिख रहा है। विधानमंडल की बैठक से लेकर समीक्षा रूम के उद्घाटन तक तीनों लीडर एक साथ नजर आए। सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष बनाए गए माता प्रसाद पांडे को भी उनकी नई भूमिका के लिए बधाई दी है। तो दिल्ली में 2 दिन का मंथन चला। समझा जा रहा था कि यहां से कोई ऑर्डर पास होगा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में जो दूरियां आई हैं सीएम, दोनों डिप्टी सीएम के बीच में, वो दूरियां शायद दूर हो जाएंगी। उसकी पहली झलक देखने को मिली है। एक मैसेज देने की कोशिश अब जरूर बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि यूपी बीजेपी में ऑल इज वेल है, सरकार में ऑल इज वेल है। इसीलिए बीच में आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं और वो दोनों डिप्टी सीएम जो अभी तक सीएम योगी की हर बैठक से नदारद नजर आ रहे थे, वो विधानमंडल दल की बैठक में अगल बगल बैठे हुए हैं। यही
यूपी सरकार का चेहरा दिखाने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, लेकिन ये चेहरा दिख नहीं पा रहा था। ब्रजेश पाठक अलग बैठक कर रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य अलग बैठक कर रहे थे। ये तीनों नेता एक साथ दिल्ली आते हैं, नीति आयोग की बैठक में हिस्सा मुख्यमंत्री लेते हैं, उसके बाद बीजेपी शासित राज्यों की बैठक होती है और यहीं से सब कुछ सेटलमेंट हो गया है। ऐसी सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। तो एक तरफ बीजेपी है जो अपनी अंदरूनी कलह की वजह से चर्चाओं में बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो इस वक्त पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अखिलेश यादव के सांसद इलेक्ट होने के बाद कल सपा ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का ऐलान किया। आज सबसे पहले सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का वेलकम किया। सीएम योगी ने माता प्रसाद पांडे को बधाई दी और कहा कि उनके राजनीतिक अनुभव से दूसरे मेंबर को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। माता प्रसाद पांडे का लंबा राजनीतिक अनुभव काफी काम आएगा। समाजवादी पार्टी ने नेता विपक्ष के रूप में एक वरिष्ठ विधायी कार्यों के विशेषज्ञ श्री माता प्रसाद पांडे जी को बनाया है। मैं इस अवसर पर माननीय श्री पांडे जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं। उनके पास संसदीय कार्य का एक लंबा अनुभव है। विधानसभा के 2 बार अध्यक्ष रहने, लंबे समय तक सदस्य के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य, स्वाभाविक रूप से इसका लाभ पूरे सदन को प्राप्त होगा और एक सकारात्मक चर्चा को हम सदन के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ये सदन हमारी सकारात्मक चर्चा के मंच हैं, जिससे निकलने वाला जो भी कुछ निचोड़ आएगा वह एक सकारात्मक विकास को एक नई गति देगा। और सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के जब किसी रचनात्मक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो अवश्य किसी निष्कर्ष पर अवश्य पहुंचता है। ये विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं। मैं इस अवसर पर पांडे जी को भी हृदय से बधाई देता हूं। अब देखिए, यूपी में लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अखिलेश यादव अपनी रणनीति से सबको चौंका रहे हैं। एक तरफ पीडीए को थामे अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, तो कैसे अगड़ी जातियों को साधना है, सवर्णों को साधना है, ये अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं। इसलिए शिवपाल यादव का नाम चलते हुए, तूफानी सरोज का नाम चलते हुए एकाएक माता प्रसाद पांडे के नाम का ऐलान नेता विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव की तरफ से किया गया था। अब कैसे सदन में घेरने की तैयारी चल रही है मौजूदा यूपी सरकार को, यह भी आपको तस्वीर दिखाती हूं। यूपी विधानसभा में कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा होने लगा। प्रदेश में बिजली के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। विधायकों ने वेल में पहुंचकर प्रदर्शन किया। कुछ देर तक हंगामा चलता रहा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने बाढ़, लॉ एंड ऑर्डर, बिजली समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। स्पीकर ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए चर्चा की बात भी कही। इसमें प्रदेश में बहुत गंभीर समस्याएं आ गई। बाढ़ भी है, कानून व्यवस्था भी है, विद्युत व्यवस्था भी है और भ्रष्टाचार भी है। इस सब पे चर्चा करेंगे। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका अधिकार है विभिन्न नोटिस देने का, तो आप देंगे। हम सभी के ऊपर चर्चा करेंगे और सरकार सबका जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक है माननीय अध्यक्ष जी। अरे रुको ना यार, वो बोलने दो, पता तो चले कि आर्टिफिशियल नहीं है। आपका विषय क्या है? विषय यह है कि आज नेता प्रतिपक्ष ने बिजली के ऊपर नियम 56 में सूचना दी है, उसको मैंने स्वीकार किया है। जो सूचना आपने दी है उसको मैंने स्वीकार किया, तो उसके ऊपर चर्चा होगी नियम 56 पर। अब देखिए, यूपी में भले ही विपक्ष हंगामा कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार है कि अपने पुराने रवैये के आधार पर ही कार्रवाई कर रही है। वाराणसी में कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को लेकर यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 2 होटल्स के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। वरुणा नदी के रेंज में बने बनारस कोठी और रिवर पैलेस होटल को प्रशासन ने डिसमेंटल कर दिया है। वीडीए के मुताबिक 2015 में पहली बार होटल सील किया गया था। बार बार अवैध निर्माण के तहत गैर कानूनी आय के खिलाफ एक्शन में बाधा डाली जा रही थी। कभी महिलाओं को आगे करें तो कभी टूरिस्ट को फ्रंट पर लाकर होटल मालिक कार्रवाई से बचता रहा। ऐसे में 27 तारीख को 7 घंटे की कंप्लीट कार्रवाई में 90 कमरों के 2 बड़े होटल को तहस नहस कर दिया गया है। वरुणा नदी के 50 मीटर के रेंज में यह होटल गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था, जिसे अब डिसमेंटल किया गया है। वीडीए की कार्रवाई के दौरान होटल मालिक और अफसरों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ। होटल मालिक ने आरोप लगाया कि मुसलमान होने के चलते उसे टारगेट किया गया है। इलाके में वैसे 25 से ज्यादा होटल हैं।
कई होटल बीजेपी नेताओं के हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन इन सब बातों के बीच बुलडोजर अपना काम कर रहा है और इन होटल्स को तहस नहस किया जा रहा है। काशी में जिन 2 होटल पर कार्रवाई हुई है वो वरुणा नदी के डूब जोन में आते हैं। नदी से 50 मीटर के दायरे में बनाए गए थे। 1999 में जमीन रेजिडेंशियल प्लॉट के तहत आवंटित की गई थी, लेकिन इसे कमर्शियल पर्पस के तहत होटल बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा था। जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान देखकर कार्रवाई की जा रही है, तो उनके लिए जानकारी यह है कि 2015 में इस होटल पर पहली बार कार्रवाई हुई थी। 2019 में होटल मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी। प्रशासन बार बार चेतावनी दे रहा था। कई बार कार्रवाई के लिए पहुंची पुलिस को अलग अलग तरीके से अड़चनें डाली गई। अब फाइनली एक्शन हो गया है। होटल को पूरी तरह सील कर दिया गया है। आपको मेरे सहयोगी अभय पाराशर की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वाराणसी के 2 बड़े होटल बनारस कोठी और इसके साथ ही होटल रिवर पैलेस पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। यहां पर सील की कार्रवाई की गई है, होटलों के अंदर तोड़फोड़ की गई है और साथ ही बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। किस तरीके की तस्वीरें हैं वो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं यहां पर फिलहाल ये बनारस कोठी होटल है। बनारस कोठी होटल के ऊपर ये आरोप है, जो कि वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कि ये इलाका जो है ये पूरी तरीके से रेजिडेंशियल इलाका है और इस इलाके के अंदर ये जो जमीन है वो ग्राउंड+2 यानी कि रेजिडेंशियल नक्शा यहां का पास किया गया था, लेकिन उसके बाद यहां पर कई सालों से होटल चलाया जा रहा है, जो कि अवैध तरीके से चलाया जा रहा है। ये वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है। आप तस्वीरें देखेंगे, ग्राउंड+2 का जो था वो नक्शा पास था, लेकिन 5 मंजिला ये काफी आलीशान इमारत यहां पर बनाई गई। और जहां से आप शुरुआत देख रहे हैं, यहां से लेके आखिरी तक जहां तक आपकी नजर जाएगी, ये बनारस कोठी होटल है। काफी बड़ा एरिया है। बुलडोजर यहां पर लाए जाते हैं, मजदूर यहां पर पहुंचते हैं और होटल में अंदर जितने कमरे हैं उसको डिसमेंटल करने की कार्रवाई की जाती है। ये आप देखेंगे अगर, तो यहां पर पूरी तरीके से होटल को सील कर दिया गया है। वीडीए ने यहां पर लिखा हुआ है कि वीडीए द्वारा अवैध निर्माण सील, इस तरीके से यहां पर इसे बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। और यहां पर एक नोटिस चस्पा कर दिया है और जो नोटिस है उसमें लिखा हुआ है वाराणसी विकास प्राधिकरण की तरफ से कि जाफर अली जो है उनकी बुद्ध विहार कॉलोनी के अंदर ये जो 18, 19, 20 जो भूखंड संख्या है ये स्वीकृत मानचित्र के विपरीत है और G+5 तलों का निर्माण अवैध रूप से करके होटल का संचालन किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन ने इसको जब शर्तों का उल्लंघन किया तो होटल का संचालन यहां पर नहीं होगा, इनको नोटिस दिए गए और नोटिस देने के बाद यहां पर इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है, आंशिक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। होटल के अंदर जितने कमरे हैं उन कमरों की दीवारों को तोड़ दिया गया है, बाथरूमों को डिसमेंटल कर दिया गया है और ये इस वजह से किया गया है ताकि आगे से यहां पर कोई होटल का संचालन ना हो सके। अंदर कमरे और जितनी दीवारें हैं उन सबको पूरी तरीके से अंदर से डिसमेंटल कर दिया गया है। आगे तक आप देखेंगे बाहर ये जो कार्रवाई हुई है इसी तरीके की कार्रवाई होटल के अंदर भी हुई है। बस ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर अभी खड़ा हुआ है। फिलहाल स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ा जा रहा है क्योंकि अभी फोर्स जो है वो सावन और बाकी की चीजों के अंदर व्यस्त है। नोटिस चिपका दिया गया है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां पर कर दी गई है और होटल का संचालन अब नहीं किया जा सकता, इस वजह से होटल को सील किया गया है। ये होटल हम आपको दिखा रहे थे बनारस कोठी। दूसरा होटल आप देखेंगे तो ये दूसरा होटल है होटल रिवर पैलेस।